तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं आईटी कंपनी में काम किया करता था। ऐसे एक रात मुझे काम करते हुए रात के 11 बज गए। काम को ख़त्म करके जब मैं अपनी कंपनी से बाहर निकला तो रोड पूरी तरह से सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रात काफ़ी होने की वजह से वाहनों का आना जाना भी बंद हो गया था। तो अब मुझे पैदल ही रेलवे स्टेशन तक पैदल ही जाना होगा। हालांकि रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ दूरी पर ही था, जिस वजह से मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने से आते हुए एक ऑटो पर गई, जिसे देखकर मैं उस ऑटो ड्राइवर को रुकने का इशारा करने लगा, ये सोच कर के शायद मुझे रेलवे स्टेशन तक वो छोड़ दे। यही सोचकर मैंने ऑटो को रोकने का इशारा किया। मेरे इशारा करते ही जब ऑटो ड्राइवर ने ऑटो मेरे पास रोका तो ऑटो के अंदर 2 पैसेंजर पहले से बैठे हुए थे। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी ऑटो ड्राइवर ने कहा, कहाँ पर जाना है आपको? उन्हें देखकर मैं समझ गया कि अगर मैं इनके साथ गया तो मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि इनकी हरकतें कुछ अलग ही तरह की थी। उस ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा, भाई साहब ये कौन सी जगह है? मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने बताया कि ये जामताली जगह है। उस ऑटो ड्राइवर के इतना कहने पर मैंने उस ऑटो ड्राइवर को थैंक्स बोलकर उस ऑटो ड्राइवर को जाने के लिए कहा। इतना बोलकर मैं पॉकेट में से फ़ोन निकालकर यूं ही बातें करने लगा। अरे भाई अरुण, कहाँ पर हो तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, पहुँच रहे हो अभी? और पिंटू भी है साथ में क्या? ठीक है, आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। बातें करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा। अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर कुछ देर तक तो वो ऑटो वहीं पर रुका रहा, और जब ऑटो वहाँ से चला गया तो तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैंने फ़ोन को कान से हटाकर अपने पॉकेट में रख लिया। फ़ोन को पॉकेट में रखते ही मैं अपने कदमों की रफ्तार को तेज करके स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं स्टेशन की ओर ही जा रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि कहीं ये वही लोग तो नहीं हैं। अब ये सोचकर मैं स्टेशन की ओर भाग पड़ा। मैं स्टेशन पर जा पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये और कोई था, जिसे देखकर मैं डर गया। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 11:30 बजने को थे। ये देखकर मैं स्टेशन के अंदर गया तो स्टेशन पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के अंदर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी कि तभी अचानक से स्टेशन की लाइट ब्लिंक करने लगी और देखते ही देखते स्टेशन के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा गया कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर डर से मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई, और जब मैंने डरते हुए उस ओर देखा तो मुझे उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो कदमों की आहट मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते मैं झट से ट्रेन के अंदर चढ़ गया, और ट्रेन में चढ़ते ही मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ ही पैसेंजर बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी। और फिर इसी बीच मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो अंशिका का फ़ोन आ रहा था, जो मेरी ही पत्नी थी। मैं अंशिका का फ़ोन उठाने वाला था कि तभी मेरी नज़र बोगी में बैठे पैसेंजर की तरफ गई तो बोगी में कोई भी नहीं था। बोगी के अंदर सिर्फ मैं ही अकेला बैठा हुआ था, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि जहां पर कुछ समय पहले पैसेंजर बैठे हुए थे और अब वहां पर कोई भी नहीं है, कि तभी मुझे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई पड़ी। और उस आहट को सुनकर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और वहीं पर अंशिका फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। जैसे मैं अंशिका का फ़ोन उठाने वाला था कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। दरअसल मैंने देखा कि सामने एक आदमी जिसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके नाखून भी बहुत ही लंबे लंबे थे, और साथ ही उसके चेहरे पर बहुत ही सारे कट बने हुए थे जो कि खून से लथपथ था, और वो किसी पैसेंजर का पैर पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहा था। अब उस आदमी का ये भयानक रूप देखकर मैं तो उस बोगी से भागते हुए दूसरी बोगी में आ गया। दूसरी बोगी में आते ही मैंने जो देखा उसे देखकर तो किसी की भी रूह कपकपा जाए।
क्योंकि मैंने देखा कि पूरी बोगी खून से सनी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था और डेड बॉडी ही डेड बॉडी नजर आ रही थी। अब ये सब देखकर मैं भागते हुए आगे की बोगी की तरफ जाने लगा, पर किसी भी बोगी में कोई भी नजर नहीं आया और मैं भागते भागते ट्रेन के लोको पायलट के गेट के पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंचते मैं उस दरवाजे को खटखटाने लगा, पर अंदर से मुझे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और डर से उस वक्त मेरा बुरा हाल था। सर से पसीने टपक रहा था, पर अभी मैं उस दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजे को खटखटाए जा रहा था कि तभी ट्रेन की रफ्तार कम होती हुई दिखाई पड़ी। अभी मैं सामने की बोगी की ओर ही देख रहा था कि तभी वही आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अभी भी ट्रेन काफी रफ्तार में थी, जिस वजह से मैं ट्रेन से उतर भी नहीं सकता था। पर अभी मैं डरा सहमा उसी आदमी को ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी रुक गया। उस आदमी के रुकते ही उस आदमी के पीछे से एक लड़की भागते हुए जाने लगी। उस लड़की को भागते हुए देखकर वो आदमी उसके पीछे जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं ट्रेन के रुकने का वेट करने लगा। और जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन से उतरते ही मेरी नज़र स्टेशन के बोर्ड की तरफ गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस बोर्ड से खून टपक रहा था। बोर्ड पर खून लगने की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा स्टेशन है। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन से बाहर आने पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं किस जगह पर हूं। ये पता करने के लिए जब मैंने मोबाइल में लोकेशन चेक की तो लोकेशन भी इस जगह के बारे में पता नहीं चल रही थी। ये सब देखकर अब मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी स्टेशन के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर मैं उस स्टेशन के सामने एक रोड की तरफ भागते हुए जाने लगा। अभी मैं भाग ही रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग भाग रहे हैं। पर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अभी भी भागते ही जा रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक ट्रक पर गई, जिसे देखकर मैं उस ट्रक के पास जा पहुंचा, ये सोच कर कि शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। पर जब मैं उस ट्रक के पास जा पहुंचा तो उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। जैसे मैं उस ट्रक ड्राइवर को आवाज़ देने वाला था कि तभी मेरी नज़र रोड के दूसरी तरफ गई, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि रोड के दूसरी तरफ वही आदमी था जिसे मैंने ट्रेन के अंदर खून से लथपथ देखा था, जो अभी ट्रक ड्राइवर का खून पी रहा था। अब ये मंजर देखकर मैं सहम सा गया और वहीं ट्रक के पीछे छिप गया। अभी मैं डरा सहमा ट्रक के पीछे छिपा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। डर की वजह से अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलट कर देख सकूं, और जब डरते हुए मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी मैंने जो कंधे पर हाथ देखा था वो किसका था। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी ऊपर से मेरे कंधे पर कुछ गिरा, और जब मैंने कंधे पर अपनी उंगलियां फेरी तो उंगलियों में चिपचिपा सा महसूस हो रहा था, और जब मैंने अपनी उंगलियों को सामने करके देखा तो वो खून था जो ऊपर से टपक रहा था। फिर जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ट्रक पर किसी इंसान की डेड बॉडी लटकी हुई थी, पर उस डेड बॉडी का सर नहीं था जिससे खून टपक रहा था। अब ये सब देखकर मेरा शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया था। अभी मेरी नज़र उस डेड बॉडी पर ही थी कि किसी ने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वही आदमी था जो ट्रक ड्राइवर का खून पी रहा था। उसे सामने देखकर मेरे होश उड़ गए कि तभी उसने मेरा गला पकड़ लिया, और उस आदमी के गला पकड़ते ही मैंने उस आदमी से अपना गला छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, पर वो आदमी मेरा गला ही नहीं छोड़ रहा था। जैसे तैसे करके मैं उस आदमी से गला छुड़ाकर वहां से भागते भागते मैं उस स्टेशन के पास आ गया जहां से मैं कुछ समय पहले उस ट्रक के पास आया था। और जब मैं स्टेशन के और नज़दीक गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं वहीं पर रुक गया। दरअसल मैंने देखा कि स्टेशन के एंट्री गेट के सामने
दो आदमी बैठे हुए थे, पर उन दोनों का सर ही नहीं था। अभी मैं उन्हीं को देख रहा था कि तभी किसी के आने की मुझे आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर मैं रोड के बगल में एक पेड़ के पास छिप गया। जैसे मैं उस पेड़ के पास छिपा तो वैसे मुझे वो आदमी दिखाई दिया जिससे मैं अभी बचकर भागते हुए यहाँ तक आया था। पर अब उस आदमी के साथ कई और लोग थे, पर वो भी उसी आदमी की तरह थे और वो सभी स्टेशन की ओर ही जा रहे थे। उन्हें स्टेशन की तरफ जाते हुए देखकर मैं उसी पेड़ के पास छिपा रहा और जैसे वो लोग स्टेशन से चले गए तो वैसे मैं स्टेशन के अंदर जा पहुंचा। जैसे मैं स्टेशन के अंदर पहुंचा तो वैसे मुझे वो ट्रेन दिखाई पड़ी जिस ट्रेन से मैं यहाँ तक पहुंचा था। वो ट्रेन इस स्टेशन से निकलने वाली थी। ट्रेन को स्टार्ट देखकर मैं बिना सोचे समझे मैं ट्रेन के अंदर आकर बैठ गया। जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो वैसे ही ट्रेन हॉर्न देते हुए उस स्टेशन से निकल पड़ी। तब मुझे थोड़ी राहत मिली और जब मेरी नज़र हाथ में लगी घड़ी पर गई तो उसे देखकर मैं तो हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा हाथ में लगी घड़ी उल्टी चल रही थी। अब ये देखकर मैं समझ गया कि मैं अभी भी इस मुसीबत से नहीं निकला था। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही जब मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो मेरी नज़रें उस स्टेशन मास्टर पर गई। उस स्टेशन मास्टर को देखकर मुझे लगा कि शायद मुझे उस स्टेशन मास्टर से कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस स्टेशन मास्टर की ओर जाने लगा, पर जब मैं स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस स्टेशन मास्टर की आंखें नहीं थी। अब ये देखकर मेरे हाथ पर कपकपा रहे थे कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया। ट्रेन के हॉर्न देते ही जैसे मैं ट्रेन की तरफ भागा तो वैसे उस स्टेशन मास्टर ने मेरा पैर पकड़ लिया और उसने मुझे घसीटते हुए किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही वो स्टेशन मास्टर मुझे बंद करके बाहर गया तो वैसे ही कमरे के अंदर रोशनी आ गई। रोशनी के आते ही मेरी नज़र उस कमरे में बैठे दो आदमियों पर गई जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। अब उन्हें देखकर जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर उनमें से एक आदमी ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी अनामिका दोस्त के बेटे के नामकरण में गए हुए थे। वहाँ से हमें निकलते निकलते काफ़ी समय हो गया था, जिस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से घर जाएंगे। और जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। ये देखकर हम दोनों हैरान हो गए कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है। ऐसा हमने पहली बार देखा था कि स्टेशन पूरी तरह से खाली है, पर हम इससे अनजान थे कि जो ट्रेन अभी आने वाली थी उसी ट्रेन की वजह से स्टेशन खाली हुआ था, क्योंकि वो ट्रेन एक भूतिया ट्रेन है जो शनिवार की रात को 11:30 बजे आती है। और जैसी ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वैसे हम दोनों उस ट्रेन के अंदर आ गए। ट्रेन के अंदर आते ही हमने देखा कि ट्रेन में कुछ ही पैसेंजर हैं। उन्हें देखकर हम दोनों भी वहीं एक सीट पर जाकर बैठ गए और बैठते ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी और हम दोनों आपस में बातें करने लगे। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र ट्रेन में बैठे पैसेंजर की ओर गई तो मैंने देखा कि ट्रेन में बैठे पैसेंजर हमें घूर कर देख रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और जैसे मैं उन्हें बोलने वाला था कि तभी उन सभी की शक्ल बहुत ही भयानक हो गई, जिसे देखकर मेरी पत्नी अनामिका की चीख निकल गई। उन सभी का भयानक रूप देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। डर से अब हमारी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि तभी वो सभी लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों वहाँ से उठकर दूसरी बोगी की तरफ भागते हुए जाने लगे, पर वो हमारे पीछे पड़ गए थे। हम दोनों भागते भागते लास्ट बोगी में आ गए और वो हमारी तरफ आने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी और वहीं पर अनामिका का डर से बहुत ही बुरा हाल था कि तभी ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और जैसे वो हमारे पास पहुंचे कि ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए और भागते हुए हम स्टेशन से कुछ दूर जाकर रुके कि तभी हमें सफ़ेद लिबास में एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। उस बूढ़ी औरत को देखकर हम दोनों डर गए और वहीं पर रुक गए। अभी हम दोनों उस बूढ़ी औरत को ही देख रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत हमें अपने पास बुलाने लगी और वो हमें कुछ बोल भी रही थी, पर हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। ये देखकर अनामिका ने कहा कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। अनामिका की ये बात सुनकर अब मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर हम स्टेशन लौट कर गए तो हम उन सभी के हाथों मारे जाएंगे और आगे गए तो हम उस बूढ़ी औरत के हाथों मारे जाएंगे।
अभी मैं इसी सोच में था कि तभी किसी ने अनामिका का पैर पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाने लगा। अनामिका को इस तरह देखकर मैं अनामिका के पीछे भागा और वहीं पर अनामिका चीखते चिल्लाती रही। अनामिका अचानक से उस अंधेरी रात में कहीं पर गायब हो गई, पर मैं अभी भी अनामिका की तलाश कर रहा था। मैं अनामिका को आवाज देते आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे कुछ दिखाई दिया, पर रात के अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैं उसके पास गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि रोड के बीचों बीच में मेरी पत्नी अनामिका का सर था जो खून से लथपथ था। अब ये देखकर मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गई और डर से मेरा बुरा हाल था। अभी मैं अनामिका के सर की ओर ही देख रहा था कि तभी मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी, और उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो उसे देखकर मेरे हाथ पर कपकपाने लगे। दरअसल मैंने देखा कि कई सारे लोग अनामिका की डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहे थे, और उन सभी की आंखें पूरी तरह से काली थी और उनके नाखून भी बहुत लंबे थे। अभी मैं उन्हें देख रहा था कि तभी उनमें से मुझे किसी ने देख लिया और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं वहां से भाग पड़ा और वो भी मेरे पीछे आने लगा। मैं भागते हुए अभी जा ही रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, और उस बूढ़ी औरत को सामने देखकर अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हें इन सभी से बचा रही हूँ। पर मैं डरा सहमा उस बूढ़ी औरत की बात सुन रहा था कि तभी वो सभी आदमी एक एक करके मेरे सामने से निकल गए। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि वो मेरी तरफ देखते हुए आगे की तरफ निकल गए। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख ही नहीं रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि अगर मैं तुम्हें इस सफ़ेद गोले के अंदर नहीं करती तो तुम भी अभी तक जिंदा नहीं होते। ये एक ऐसा गोला है जो भी इस गोले के अंदर रहेगा वो उन्हें कभी भी दिखाई नहीं देगा। जब तक तुम इस गोले के अंदर रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और वो आदमी इधर उधर घूमने लगे। अभी मैं उन्हीं सबको देख रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये रात के 1 बजते बजते गायब हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, पर तुम्हारे पास 10 मिनट का समय रहेगा और तुम्हें स्टेशन पर जाकर उस सफ़ेद ट्रेन को पकड़ना है और उसी ट्रेन से तुम यहाँ से निकल सकते हो। तुम्हें जिस स्टेशन पर उतरना है उस स्टेशन पर इंसानों का सर कटा लटका हुआ दिखाई देगा, पर वो सच में इंसान का सर नहीं होगा बल्कि वो एक फूल होगा जो तुम्हें ट्रेन से किसी इंसान का सर कटा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही तुम स्टेशन पर उतर जाओगे तो वैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। अब उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गया और साथ ही मुझे यहाँ से बचकर निकलने की थोड़ी उम्मीद जगी। तो मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि दादी ये सब तुम्हें कैसे पता। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर आकर फंस गई थी और तब से यहीं पर रहती हूँ, और जो भी यहाँ आकर फंस जाता है तो उसे यहाँ से निकलने में मदद करती हूँ। कि तभी मेरी घड़ी ने टूटू की आवाज़ की तो मैं समझ गया कि 1 बज गए हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे जाने के लिए कहा। अब उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही मैं स्टेशन की तरफ भागते हुए जाने लगा, और जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वैसे ट्रेन निकलने वाली थी। मैं ट्रेन को पकड़ने के लिए भागते जा रहा था कि तभी मेरा पैर किसी के पैर से टकरा गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। गिरते ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी, और जैसे मैं ट्रेन को पकड़ने के लिए उठ ही रहा था कि तभी उस स्टेशन मास्टर ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीट कर लाकर इस कमरे के अंदर बंद कर दिया, और मैं तभी से इस रूम के अंदर बंद हूँ। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं समझ गया कि अगर हम उस सफ़ेद ट्रेन में चढ़ जाएं तो शायद हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। अब हमें इस रूम से बाहर निकलना था, वो भी किसी तरह से। अभी हम यही सोच में थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, और जब दरवाज़ा खुला तो सामने वही स्टेशन मास्टर था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम तीनों और भी ज़्यादा डर गए। अभी हम तीनों डरे से हमें दीवार के पास ही बैठे थे कि तभी स्टेशन मास्टर उस आदमी को घसीटते हुए लेकर जाने लगा जिसने हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताया था। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा पर हम कुछ भी नहीं कर पाए, और डरे समय हम वहीं पर बैठे रहे, और स्टेशन मास्टर उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर चला गया। रूम से बाहर जाते ही उस आदमी की आवाज़ आनी भी बंद हो गई, और हम दोनों वहीं पर वैसे ही बैठे रहे। बैठे बैठे 15 से 20 मिनट बीत गए और दरवाज़ा भी खुला हुआ था और न ही कोई भी आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ देखकर मैं दबे पांव उस दरवाजे के पास गया और बाहर की तरफ देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी को आने का इशारा किया। मेरे इशारा करते ही वो आदमी
मेरे पास आ गया और हम दोनों उस रूम से निकलकर वही स्टेशन पर पड़ी एक बेंच के पास छिप गए और ट्रेन के आने का वेट करने लगे। कुछ समय बाद जब स्टेशन पर ट्रेन आ गई तो हम दोनों ट्रेन की तरफ भागते हुए बढ़ने लगे। अभी हम दोनों भागते हुए ट्रेन की तरफ ही जा रहे थे कि तभी उस स्टेशन मास्टर ने हमें देख लिया और हमारी तरफ वो आने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं झटपट ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन स्टेशन से हॉर्न देते हुए निकल पड़ी और जैसे ही वो आदमी ट्रेन में चढ़ रहा था कि तभी उस स्टेशन मास्टर ने उस आदमी का पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा कि तभी उस आदमी ने उस स्टेशन मास्टर को जोर का धक्का दिया और उस धक्के से स्टेशन मास्टर से उस आदमी का पैर छूट गया और हम दोनों ट्रेन के अंदर आकर बैठ गए। फिर ट्रेन में बैठते ही अब हम दोनों को उस स्टेशन का इंतजार था जिस स्टेशन पर हमें उतरना था। हम दोनों की नज़र बाहर की ओर थी। हमें कई स्टेशन दिखाई पड़े पर वो स्टेशन हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। और जैसे मैं उस आदमी से कुछ बोलने वाला था कि तभी मुझे सर लटकता हुआ नजर आया। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया और जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही हम दोनों उस ट्रेन से नीचे उतर गए। और जैसे हम ट्रेन से नीचे उतरे और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो ट्रेन ही गायब हो गई। फिर हम दोनों उस स्टेशन से निकलकर अपने घर आ गए और तभी से मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं गया जहां मेरी जान का खतरा हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।